हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, जो कि कॉर्पोरेट टैक्स का एक पार्ट है। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या कोई भी आपको चीज़ लगती है कि हाँ भाई यहाँ पर मिस्टेक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। कभी कभार एरर्स हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट चाहते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि उस पर एक वीडियो आए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो चलो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि नॉन रेजिडेंट क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। देखो, एक इंसान सिटीजनशिप और रेजिडेंस दोनों में फ़र्क होता है। एक इंसान एक से ज़्यादा देश का सिटीजन हो सकता है, लेकिन वो रेजिडेंस एक से ज़्यादा देश का नहीं हो सकता। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते, जैसे कि दीपिका पादुकोण, क्योंकि वो डेनमार्क में बॉर्न हुई थी, तो इसलिए उनके पास डेनमार्क की सिटीजनशिप भी है और इंडियन सिटीजनशिप भी है। लेकिन कोई भी पर्सन है, कोई भी एसएससी है, वो रेजिडेंस एक ही देश का होता है। तो इसीलिए इनकम टैक्स को देखने के लिए हमेशा पर्सन का, एसएससी का रेजिडेंस देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर में वो कहाँ का रेजिडेंस था, ठीक है। अगर वो इंडियन रेजिडेंस है तो ही उसको हम टैक्स उस पर लगाएंगे, उसकी इनकम पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। अब कोई भी इनकम विच इज़ अराइज और डीम टू अराइज और रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, वो रेजिडेंट की इनकम मानी जाएगी, ठीक है। कोई भी इनकम जो कि इंडिया में मिली हो, इंडिया में मिलने वाली है या इंडिया में मिली थी, ठीक है, वो हमारी इंडियन इनकम होगी और वो रेजिडेंट माना जाएगा वो बंदा उस इनकम के लिए, ठीक है। एक छोटा सा कंक्लूजन ले लेते हैं, ठीक है, कि इनकम जो है ना कहीं इंडिया से कनेक्शन होना चाहिए। बस कनेक्शन है तो इंडिया की है, अदरवाइज नहीं है। अब कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो कि एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से, ठीक है। इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जैसे कि गुड्स परचेज इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। अगर एक नॉन रेजिडेंट मतलब जो हमारे यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, एक नॉन रेजिडेंट ने सामान खरीदा इंडिया से, लेकिन उसको ले गया बाहर दूसरे देश में, ले गया उसको अमेरिका, तो वो टैक्स नहीं देगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इनकम ऑफ अ फॉरेनर एजेंट ऑफ एन एक्सपोर्टर। अगर एक एक्सपोर्टर ने, मतलब एक बंदा जो कि इंडिया का है लेकिन सामान दूसरी कंट्री में सोल्ड करता है, ठीक है, एक फॉरेन एजेंट के थ्रू वो सामान बेचा है ना फॉरेन कंट्री में, तो जो एजेंट की इनकम है ना वो टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि वो जो एजेंट है वो तो फॉरेन का है ना, ठीक है, इसलिए। थर्ड आता है सेल बाय अ नॉन रेजिडेंट टू इंडियन इम्पोर्टर। अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने, मतलब सपोज किसी बंदे ने इंडिया के एक बंदे को जो कि चाइना में है फिलहाल, उसको इंडिया सामान लाने के लिए बेचा है, तो जो नॉन रेजिडेंट है ना, जिसने सामान बेचा है इंडिया वाले बंदे को, वो उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। इंपोर्टर की इनकम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जो नॉन रेजिडेंट जिसने सामान बेचा है इंडियन इम्पोर्टर को, उसकी इनकम जो है टैक्सेबल नहीं होगी। अब आता है हमारा कि कुछ इनकम जो होती है वो टैक्सेबल भी होती है नॉन रेजिडेंट की, जैसे कि एक्सटेंट ऑफ अ प्रॉफिट असेसेबल, ठीक है। पूरी, कभी कभार क्या होता है पूरी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन जितना पार्ट उसने इंडिया की वजह से कमाया है उस पर तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। होल इनकम फ्रॉम बिजनेस इज नॉट एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो ऐसे में क्या होता है, इफ सम पार्ट ऑफ इट्स इनकम इज एक्रू और अराइज इन इंडिया, देन ओनली दैट पार्ट ऑफ इनकम विल बी टैक्सेबल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक बंदे ने, एक्स ने रॉ मटेरियल परचेज करा इंडिया से और उसको सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। चलो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर एक नॉन रेजिडेंट ने गन्ने खरीदे, ठीक है, और उसको चीनी में कन्वर्ट करा, ठीक है। अब चीनी में कन्वर्ट इंडिया में करा था, लेकिन अब वो उसको फॉरेन ले गया, वहां पर उसने उससे बिस्किट बनाए, तो जो चीनी से जो पैसे कमाए ना उसने, गन्ने से चीनी तक के सफर में जो पैसे कमाए, उस पर वो इंडिया में टैक्स देगा। अब उस चीनी का उसने चाहे बिस्किट बनाया, चाहे केक बनाया, चाहे फेंका, चाहे खाया, कुछ भी करा, उसको हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें उस इनकम से कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस। तो देखो, ये SCP क्या होता है, ये सेक्शन 9 एक्सप्लेनेशन 2A के अंडर आता है कि कभी कभार क्या होता है, एक SSC जिसका इंडिया में घर नहीं है, जो कि इंडिया में कोई सर्विसेज नहीं देता, कोई काम नहीं करता, ठीक है, कोई भी उसकी ट्रांजेक्शन नहीं है इंडिया में, लेकिन अगर उसकी सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो भी वो इंडियन SSC माना जाएगा। उसकी इनकम जो है
इंडिया से अराइज हुई इनकम मानी जाएगी। क्यों? किस किस केस में? पहला केस आता है अगर वो किसी भी गुड्स, सर्विस या फिर सॉफ्टवेयर डाटा के थ्रू इनकम जनरेट कर रहा है जो कि उसको इंडिया के किसी एसएससी से मिला है, ठीक है, तो वो जो है उसकी सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है अगर वो कंटिन्यूसली बिजनेस एक्टिविटीज वहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है उन यूजर्स से जो कि इंडिया के हैं, तो उसकी एससीपी मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट, अगर एसएससी का घर नहीं है, वही पॉइंट आ जाता है कि उसका कोई घर नहीं है, कोई सर्विस रेंडर नहीं कर रहा, बस उसकी एससीपी है, तो इसका मतलब वो इंडिया का एसएससी है। नाउ एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया, ठीक है, ये सेक्शन 9 एक्सप्लेनेशन 3A के अंडर आता है कि कौन कौन सी इनकम जो है मानी जाएंगी कि ये इंडिया के वजह से ही जनरेट हो रही है, ठीक है। ऐसी इनकम जो उन एडवर्टाइजमेंट से जनरेट होती है जो कि इंडियन कस्टमर्स को अपनी तरफ एसेस करती है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। इनकम फ्रॉम सच एडवर्टाइजमेंट विच टारगेट इंडियन कस्टमर्स हु रिसाइड इन इंडिया और हैव एक्सेस टू दैट थ्रू इंटरनेट। मतलब अगर कोई क्रीम की एडवर्टाइजमेंट आती है जो कि इंडियंस को टारगेट कर रही है, वो एडवर्टाइजमेंट चाहती है कि इंडिया के लोग उस क्रीम को खरीदें, ठीक है, फिर चाहे वो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आ रही हो, न्यूज़पेपर पे आ रही हो या नेट के थ्रू हमें किसी सोशल मीडिया से मिल रही हो, अगर वो इंडियन कस्टमर को टारगेट करती है तो उस कंपनी की उस क्रीम से जो इनकम जनरेट हुई है ना इंडियन कस्टमर्स की वजह से, इंडियन सोर्स से लिए हुई किसी डाटा को बेचने की वजह से जो इनकम आती है वो भी टैक्सेबल होती है, ठीक है। उसके लिए या तो डाटा किसी ऐसे बंदे से आए जो कि इंडिया का रेजिडेंस है या फिर जहां वो जिस नेट कनेक्शन से वो डाटा आया है ना उसका आईपी एड्रेस इंडिया का होना चाहिए। किसी ऐसे डाटा को बेचने से जो कि किसी इंडियन पर्सन से हमने लिया है, उसकी सेल से अगर हमें कोई इनकम होती है तो वो भी टैक्सेबल होगी। अब देखो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, नॉन रेजिडेंट की इनकम को डिटरमाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट की इनकम को अंडर रूल 10 किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, तो वो इसमें क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर अपने हिसाब से जो एक्चुअल अमाउंट होता है ना जो नॉन रेजिडेंट ने अर्न किया है उसके ऊपर टैक्स लगाता है। अब वो एक्चुअल अमाउंट कैसे निकलेगा, वो एक्चुअल अमाउंट का फर्स्ट पॉइंट होता है बिजनेस के टोटल टर्नओवर का वो परसेंटेज जो कि असेसिंग ऑफिसर को रीजनेबल लगता है उस पर वो टैक्स लगा सकता है। या फिर सेकंड पॉइंट ये कहता है कि कोई भी टोटल प्रॉफिट का रिसिप्ट के ऊपर बेस्ड ऐसा अमाउंट जो कि असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि हाँ ये नॉन रेजिडेंट की इंडिया की इनकम है तो उस पर वो टैक्स लगा सकता है। या फिर कोई भी तरीका जो कि असेसिंग ऑफिसर को सुटेबल लगता है तो उस पर भी वो टैक्सेबल मान सकता है। नॉन रेजिडेंट इन इंडिया सेक्शन 44B एंड ये सेक्शन 172 के लिए भी एप्लीकेबल होता है। इसमें क्या होता है, एक ऐसा शिप जो कि कैजुअली विजिट करता है इंडियन पोर्ट पे और पैसेंजर्स को लाता ले जाता है, लिव स्टॉक को लाता ले जाता है या फिर गुड्स को लाता ले जाता है, ठीक है। तो और वो सेक्शन 172 के अंडर कवर होता है तो उसको जो इनकम है ना वो इंडियन इनकम मानी जाएगी, ठीक है। या फिर एक ऐसा शिप जो कि रेगुलरली एंगेज्ड है इंडिया के बिजनेस में, ठीक है, वो सेक्शन 44B के अंडर इंडिया की इनकम मानी जाती है। रूल असेसमेंट के दोनों के लिए सेम ही होते हैं, ठीक है। बस फर्क इतना होता है अगर शिप कैजुअली आ रहा है मतलब कभी कभार आ रहा है तो सेक्शन 172 में आएगा, लेकिन अगर शिप रेगुलर आ रहा है तो सेक्शन 44B में आएगा। अब इसकी इनकम कैसे कंप्यूट होती है, तो देखो जो भी इनकम एसएससी को शिपिंग बिजनेस से हुई उसका 7.5% जो है टैक्सेबल होगा, ठीक है। टोटल इनकम का सिर्फ और सिर्फ 7.5% पे उसको टैक्स पे करना है, ठीक है। टैक्स कैसे पे करना है, 7.5% पे उसको टैक्स पे करना है। 1% का टैक्स रेट है, प्लस में उसके ऊपर से 2% का सरचार्ज देना पड़ेगा अगर इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की है। लेकिन अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर सरचार्ज उसको 5% देना पड़ेगा। और हाँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा 4% ही लगेगा किसी भी इनकम पे, ठीक है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न का एक पॉइंट आता है इसमें कि शिप मास्टर को इंडिया छोड़ने से पहले रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो वो अपनी जगह किसी भी बंदे को लाइबल करा सकता है कि हाँ भाई मेरी जगह ये रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है। लीगली उसी बंदे ने अगर फाइल नहीं करी तो वही जिम्मेदार होगा उसका, ठीक है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स ये होते हैं कि असेसिंग ऑफिसर के पास अगर 9 मंथ्स के बाद कोई भी फाइल आ रही है असेसमेंट के लिए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मतलब जो भी तुम्हें असेसमेंट करनी है वो 9 महीने से पहले पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट असेसिंग ऑफिसर कभी भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल कर सकता है कि भाई उसको ये डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई अदर डॉक्यूमेंट चाहिए, तो जो एसएससी है जो शिप मास्टर है उसको एट एनी टाइम वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराने होंगे। थर्ड पॉइंट,
शिप मास्टर तब तक पोर्ट को क्लियर नहीं कर सकता तब तक उसको पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट ना मिल जाए, मतलब तक वो जा नहीं सकता जब तक उसको वो सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा। ठीक है, और वो सर्टिफिकेट उसको असेसिंग ऑफिसर मिलेगा पेमेंट करने के बाद। लास्ट पॉइंट आता है इसमें, एसएससी क्लेम के लिए भी रिफंड कर सकता है अगर उसकी इनकम टैक्स कभी भी गलत मेजर हो जाती है तो। ठीक है, अगर गलती से उसने ज़्यादा टैक्स दे दिया तो वो क्लेम के लिए, रिफंड के लिए भी क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ इनकम जो कि एक्सप्लोरेशन के बिजनेस से हो रही है या फिर मिनरल ऑयल के बिजनेस से हो रही है नॉन रेजिडेंट की। ठीक है, तो सेक्शन 44 बीवी के अंडर 10% का अमाउंट जो कि उस इनकम से आया है वो टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। ठीक है, सपोज अगर 1 करोड़ की इनकम हुई है तो उसका जो 10 लाख का अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के बिजनेस के अंडर सेक्शन 44 BBA के अंडर 5% इनकम का 5% टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब वो इनकम किस लिए हो सकती है, वो पर्सन्स को लाने ले जाने के लिए हो सकती है, लिव स्टॉक को लाने ले जाने के लिए हो सकती है, सामान को लाने के लिए जाने के लिए भी हो सकती है, फिर चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट में ये काम करे। ठीक है, लेकिन अगर इनकम उसको इंडिया की वजह से हुई है तो वो टैक्स उस पर देना पड़ेगा 5% इनकम पे। नेक्स्ट आता है डिडक्शन ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 44C भी अप्लाई होता है। ठीक है, हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर का कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। ठीक है, कंपनी, ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए मिलता है जिनका कि बिजनेस इंडिया में ब्रांचेस के थ्रू चल रहा है। ठीक है, अब इसमें डिडक्शन क्या होगा, 5% इनकम एडजस्ट के लिए डिडक्शन होता है। ठीक है, जितना भी इनकम हुआ है ना उसका 5% हम हेड ऑफिस के खर्चे के नाम का डिडक्ट कर देते हैं, उस पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। या फिर एक्चुअल अमाउंट जितना भी हेड ऑफिस का एक्सपेंडिचर का आया है वो डिडक्ट हो जाएगा। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल या तो 5% डिडक्ट होगा या फिर हेड ऑफिस का एक्सपेंडिचर एक्चुअल जो है उसमें से डिडक्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, कि टैक्स कैसे कंप्यूट करना है। ठीक है, अब डिविडेंड, रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विसेज के बिजनेस पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। अगर डिविडेंड इनकम है तो 20% टैक्स। ठीक है, टैक्स रेट है ये। अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है किसी भी गवर्नमेंट के बोरो डेट से। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है कि भी डेट अमाउंट से जो कि हमने इंडियन गवर्नमेंट को दिया हुआ था फॉरेन करेंसी में, जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है, ठीक है, उस पर 20% टैक्स देना पड़ता है। या फिर इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड दे रखा है उससे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर 5% टैक्स देना होता है। ठीक है, या फिर हमने किसी कंपनी से या फिर किसी इंडियन कंपनी ने फॉरेन करेंसी में इंडिया के बाहर से टैक्स लिया हुआ है तो उसको उस पर 5% का टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट इनकम ऑन बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर किसी भी बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इंटरेस्ट की इनकम होती है तो उस पर 5% का टैक्स देना होता है। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड जो कि हमने फॉरेन करेंसी में खरीद रखा है उससे कोई इनकम होती है तो उस पर 20% का टैक्स देना पड़ता है। रॉयल्टी से कोई इनकम हो रही है तो उस पर 10% का टैक्स। कोई भी हमें टेक्निकल सर्विसेज की वजह से हमें इनकम हो रही है तो उसका 10% टैक्स। ठीक है, या फिर अगर हम रॉयल्टी को अपने ट्रांसफर कर रहे हैं ना, जैसे कि हमारा कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और उसको हम किसी इंडियन पर्सन को दे रहे हैं कि भाई ठीक है आज से तू भी इसे यूज कर सकता है, तो उसकी इनकम पे हमें 10% का टैक्स देना पड़ रहा है, देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई फ्री में थोड़ी हम उसको राइट दे रहा है यूज करने का। ठीक है, या फिर कोई ऐसा इनकम है जो कि अभी तक इसमें हमने नहीं बताया है तो उसके ऊपर फाइनेंशियल एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, एक और बात, जितनी भी अभी हमने यहाँ पर टैक्स रेट बताया, जितने भी मैंने यहाँ पर इनकम बताई उस पे सेक्शन 28 से लेके 44C या फिर 57 या फिर 80C से 80U तक कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट करेंसी, ठीक है, फॉरेन करेंसी में अगर हमने कोई भी यूनिट परचेज करे, कोई भी सामान परचेज करा तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। तो इनकम रिसीव इन केस ऑफ यूनिट परचेज इन फॉरेन करेंसी, अगर फॉरेन करेंसी में कोई हमें यूनिट परचेज करी है तो उससे मिली हुई इनकम पे हमें 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमने फॉरेन करेंसी में कोई यूनिट खरीदी है और उससे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उसकी इनकम पे भी हमें 10% का टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन खरीदी है, उसको बेचने से हमें गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो उसकी इनकम पे 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी अदर इनकम है जहाँ पे मेंशन नहीं है तो उसका फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें टैक्स देना है। और ये जो आता है हमारा यूनिट परचेज इन फॉरेन करेंसी, ये हमारा सेक्शन 1.5 AB के अंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकम किसी भी बॉन्ड से या ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट से।
इनकम किसी भी बॉन्ड या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट से जो कि हमने फॉरेन करेंसी में परचेज किया था, ठीक है। अगर हमारी इंटरेस्ट के थ्रू इनकम हो रही है जो कि हमने बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉरेन करेंसी में परचेज की थी, उसके ऊपर दैट 10% का टैक्स। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट के डिविडेंड पे 10% का टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर हमने उसी बॉन्ड को अगर हमने उसी बॉन्ड को ट्रांसफर कर दिया और उससे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर 10% का टैक्स, ठीक है। बाकी अगर कोई रह गया है तो उस पर फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट आता है सरचार्ज। जितनी भी में यहाँ पे इनकम पड़ी, फिर चाहे वो 115A हो, 115AB हो, 115AC हो, या फिर जो भी अभी मैंने बताया, ठीक है। अगर एच